हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। और इस सेशन में बच्चों मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। जी हाँ, कौन से क्लास के, किस चैप्टर के? तो क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर के हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे और अब हमको करना है एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के बुक में जो दिए गए क्वेश्चन है उनको। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपको पता है, टॉपिक हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस में। अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मेरे साथ शुरू हो जाओ और अंत तक आपको ये वीडियो देखना है और इस वीडियो के बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो बुक में दिए थे उसका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें एक्सरसाइज। चलिए, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। जरा इसको पढ़िए। तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ए करेक्ट। मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल में अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएं, यानी लेफ्ट से राइट जाएं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो गलत हैं इन चारों में से? ठीक है, तो पहला लिखा है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। थर्ड क्या लिखा है? द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। और फिर फोर्थ लिखा है द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। तो पहला देख लेते हैं बच्चों। अगर हम ये देखें कि द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक नेचर क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। यानी कि एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। ये बात सही है, क्योंकि आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में राइट साइड नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड आपके मेटल्स हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि मेटेलिक करेक्टर जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या पाया आपने? द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और सही है तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं। जी हाँ, आप देख लो लिथियम में कितना था? हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। और फिर लिथियम से जब आप किस पे चले जाते हो? बोरॉन पे, बेरिलियम पे। अगला कौन है? बेरिलियम। उस पे 2 हो जाते हैं, बोरॉन के पास 3 हो जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ही तो हो रहा है, तो ये करेक्ट है ना। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। कौन है जो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करता है? वो है मेटल्स, और मेटल्स होते हैं लेफ्ट साइड। और हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट की तरफ क्या है? नॉन मेटल्स। तो राइट की तरफ जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करेंगे? नहीं। इजिली कौन लूज करते हैं? मेटल। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते एलिमेंट, फिर गेन करने लगते हैं। आप खुद ही देखो, सोडियम लेफ्ट साइड है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसीलिए प्लस चार्ज आ जाता है। लेकिन वही फ्लोरीन, इसी अक्रॉस द पीरियड में, उसी पीरियड में फ्लोरीन है। फ्लोरीन देखो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है? कम है कि नहीं? तो एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया ना, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं, इजिली लूज नहीं करता है, इजिली गेन करता है। और गेन करने पर ही तो माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। किसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं? ये हमने पढ़ा है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। और लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? राइट साइड नॉन मेटल, तो उसके ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक ही तो होंगे। तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है? सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। समझ में आया? क्योंकि लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड क्यों होते हैं पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट साइड होते हैं आपके मेटल्स, और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो लेफ्ट साइड टेंडेंसी लूज करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी लेफ्ट साइड ज्यादा है ना। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी राइट साइड ज्यादा है। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो
इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज इजीली नहीं करेंगे। लूज करने की टेंडेंसी घट रही है, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये रहा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। नहीं, ये कब सही होता? जब हम राइट से लेफ्ट जाते। ठीक है, मतलब अगर आप फ्लोरीन से सोडियम की तरफ आओ तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है ना? जी हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसा यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल है ना। अब पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप ही बताओ कि लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि फ्लोरीन या ऑक्सीजन? तो आप कहोगे कि लिथियम, बेरिलियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इनमें ज़्यादा है। और इन सभी एलिमेंट्स में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करोगे? नहीं, लेफ्ट से राइट जाओगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? गेन करोगे। जबकि यहाँ क्या लिखा था? द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं तो ये तो गलत हो गया ना। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इजीली। ठीक है, इसलिए वो इनकरेक्ट है। क्लियर कट, पता चल गया? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन 2 देखो क्या पूछा है। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। एक एलिमेंट है जो क्लोरीन के साथ इस फॉर्मूले के साथ एक क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, विच इज ए सॉलिड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि सॉलिड है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज। तो वो एक्स किस एलिमेंट के सेम ग्रुप में होगा, यानी कि इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिसके ग्रुप में ये एलिमेंट हो सकता है। अब आप ही बताओ, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, मैग्नीशियम की 2, है ना, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। कितनी होती है? 4 होती है ना। तो आप ये बताओ कि अगर ये बताओ कि इनमें से अगर सोडियम क्लोरीन के साथ मिलेगा तो वो तो बनेगा NaCl। मैग्नीशियम बनेगा तो मैग्नीशियम पे +2 होता है, तो क्लोरीन पे होता है -1। तो यहाँ प्लस और माइनस बराबर हुए, तो यहाँ प्लस माइनस बराबर करने के लिए क्लोरीन कितने चाहिए हो? 2 क्लोरीन चाहिए, तब जाकर MgCl2 बनेगा, है ना। तो Mg की जगह मैं X मान लूँ तो ये बना कि नहीं? तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम है। वैलेंसी देखकर हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर क्लोरीन पे -1 होता है तो कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। तो 2 क्लोरीन -1 वाले, तो माइनस चार्ज कितना? -2। तो प्लस चार्ज भी +2 होना चाहिए। तो +2 किसकी वैलेंसी है? मैग्नीशियम की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। और जो फॉर्मूला बनेगा वो, मतलब जो कंपाउंड बन रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जो सॉलिड है, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर, समझ में आ गया? तो वैलेंसी देखकर आसानी से हम बता सकते थे। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता कि एक एलिमेंट X है जो क्लोरीन के साथ XCl फॉर्मूले के साथ एक कंपाउंड बना रहा है, तो वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है? सोडियम, क्योंकि NaCl। ठीक है, अगर ये होता कि XCl3 बना रहा है तो AlCl3, तो वो एल्यूमिनियम होता। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। आगे चला जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? विच एलिमेंट, अब देखो इसमें कई सारे ABCDE 5 क्वेश्चन हैं, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। विच एलिमेंट हैज 2 शेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। ऐसा एलिमेंट बताओ जिसके पास 2 शेल हैं और दोनों शेल इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड है। सोचिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है? तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन तो पूरे हैं, लेकिन हीलियम के पास बस एक ही शेल है। ठीक है, लेकिन अगर हीलियम के नीचे अगर आप नजर डालो, ये कौन है? नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। तो हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखते हैं? शेल में। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? मैक्सिमम 2।
अगले शेल में मैक्सिमम कितने रखे जा सकते हैं? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 ही प्रोटॉन होना चाहिए ताकि बैलेंस हो। टोटल चार्ज बैलेंस होने के लिए ये जरूरी है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। तो जितने प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर। तो 10 प्रोटॉन मतलब 10 एटॉमिक नंबर। और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियॉन का होता है। तो नियॉन वो एलिमेंट है जिसके पास 2 शेल हैं और दोनों शेल इलेक्ट्रॉनों से पूरा का पूरा भरा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि 2 शेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। आंसर क्या होना चाहिए? नियॉन। आ गया? के में 2। देखो ये नियॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब जरा यहां देखो, ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो 2 शेल हैं के और एल और दोनों कंप्लीटली 8 और 2 इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं। टोटल हो गए 10। इसीलिए एटॉमिक नंबर भी कितना है? 10 है ना। क्लियर हुआ? तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विथ 282। तो अब आप ये बताओ, नियॉन का क्या था? 28 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है, तो वो नियॉन के बाद आएगा कि पहले आएगा? साफ साफ दिख रहा है 282 यानी 12, तो वो 10 के बाद ही आएगा ना। तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो इसका मतलब नियॉन के बाद, नियॉन 10 है, इसके बाद 11वां, इसके बाद 12वां। अब आपको यही बताना है कि 12वां एलिमेंट कौन सा है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या पता चला कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन तो 12 प्रोटॉन, और प्रोटॉन जितने होते हैं वही होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पता चल गया कितना? 12। और 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? किसका होता है? 12 नंबर एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। किसका? ये देखो मैं पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूं। देखो, नियॉन 10, सोडियम 11 और मैग्नीशियम 12। तो ये 12 होता है किसका? मैग्नीशियम का। तो वो एलिमेंट कौन सा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है? वो है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। समझ में आ गया? 10, 11 और ये 12। ठीक है। तो देखो पीरियोडिक टेबल में मदद मिल रही है कि नहीं। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आंसर क्या है? आंसर है मैग्नीशियम। अब जरा तीसरे देखो, मैग्नीशियम है ना। अब जरा तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए टोटल ऑफ 3 शेल विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। मतलब उसके पास 3 शेल हैं और जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो तीसरा शेल है जो सबसे बाहर है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कि इसके पहले जो 2 शेल हैं, 3 में से जो 2 शेल हैं वो तो भरे हुए हैं कंप्लीटली, के और एल भरा हुआ है। और जो इसके बाद तीसरा जो शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 8 4, 2 8 4 मतलब 10 4 14, तो ये हो गया 14। अब एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है? वही होगा इसका आंसर। बताइए तो, एटॉमिक नंबर 14 किसका होता है? एटॉमिक नंबर 14 होता है 14 होता है सिलिकॉन का। कार्बन के ठीक नीचे सिलिकॉन है। चलो पीरियोडिक टेबल से दिखाता हूं। ये देखो 12 13 14 सिलिकॉन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है कि नहीं। तो सिलिकॉन वो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 284। इसमें 3 शेल होंगे और उस 3 शेल में से जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ठीक है। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, सी क्वेश्चन। अब डी और ई देख लेते हैं। ए टोटल ऑफ 2 शेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। और टोटल कितने शेल हैं? टोटल 2 शेल्स हैं। तो अगर टोटल 2 शेल हैं तो एक शेल होगा के तो भरा हुआ है, और जो एल है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया कितना? 5। तो वो एलिमेंट कौन सा होगा जिसके पास 2 शेल हो और जिसके पास 2 में से जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो? बताओ। जिसका एटॉमिक नंबर 5 होगा वही होगा।
और एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है? किसका होता है? बोरॉन का होता है। किसका? बोरॉन का। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये इसका आंसर क्या होगा? बोरॉन होगा। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन में से K में 2, L में 3। तो वैलेंस शेल किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट को। तो K अंदर रहता है, L शेल बाहर होता है, तो L शेल आउटर मोस्ट हो गया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, यही तो लिखा था। तो आंसर हो गया बोरॉन। अब आते हैं E क्वेश्चन पे। डी हो गया E, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन एज इन इट्स सेकेंड शेल, मतलब ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। ध्यान से समझना, आप क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। पहले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके डबल सेकेंड शेल में, ऐसा कौन सा एलिमेंट है? तो पहले शेल में 2 होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो K में कितना हो गया? K में 2, उसके दुगना सेकेंड शेल में। सेकेंड शेल कौन होता है? पहला होता है K, दूसरा शेल होता है L, तो L में इसका दुगना, तो दुगना कितना हुआ? 2 का दुगना 4। तो कौन सा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और टोटल 2 शेल्स हैं? ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा? ये साफ साफ दिख रहा है, कौन है? दोनों को जोड़ो, 4 2 6। एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? कार्बन का। तो E का आंसर क्या होगा? E का आंसर होगा कार्बन। देखो, K में 2, L में 4, तो K में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसके डबल L में थे, यानी सेकेंड शेल में है, तो फिर एटॉमिक नंबर क्या? कार्बन होगा, जिसका 6 है, यही आंसर होगा। इसके K शेल में 2 और L शेल जो सेकेंड शेल है उसमें 2 का दुगना 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो E का भी आंसर हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो 5 क्वेश्चन थे उनको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया 1 बाय 1। ठीक है, लॉजिक के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको जरा पढ़ो, देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, A और B। तो 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 4A 4B। तो दोनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्या लिखा है? व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रुप। ठीक है, और जो रोज होती हैं उनको पीरियड कहते हैं। तो सेम कॉलम मतलब क्या समझ में आया? सेम कॉलम मतलब सेम ग्रुप में। तो जिस ग्रुप में बोरॉन है उसी ग्रुप में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका और बोरॉन के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो क्या कॉमन मिलेगा, यही तो पूछा है। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम, मतलब कि इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन, मतलब जिस ग्रुप में बोरॉन है उसी ग्रुप में बाकी जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के बीच में क्या कॉमन है, क्या सिमिलरिटी है, बताइए। तो जरा मैं पीरियोडिक टेबल पे आपको ले चलता हूं। बोरॉन किस ग्रुप में पाया जाता है? याद आ रहा है? ग्रुप 13। देखो मैं पीरियोडिक टेबल पे वापस ले चलता हूं। ये देखो ग्रुप क्या है? ग्रुप 13 है। इस ग्रुप में बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग, एटॉमिक मास अलग अलग, तो ये चीज तो कॉमन नहीं है। लेकिन एक चीज आप कॉमन देखोगे, क्या? जरा गेस करो, क्या? बताता हूं, है ना। अब आ जाता है क्वेश्चन पे। एक चीज कॉमन क्या है कि बोरॉन का अगर आप देखोगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 3 इलेक्ट्रॉन। तो L शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, बोरॉन के नीचे क्या आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितने हैं? देखो, एल्यूमिनियम का है 13। तो 13 मतलब क्या होगा, आप ही बताओ। बताओ, 13 मतलब 2, 8 और 3 है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन में K में 2, L में 8, 8 2 10 हो गए। और इसके बाद M में कितने? 3। तो यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इसका मतलब इस ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स में एक कॉमन चीज है, इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही होते हैं, और वो सभी में सेम है, कितने? 3। और इसकी वजह से इनकी वैलेंसी भी 3 होगी। देखो, बोरॉन की भी वैलेंसी 3, एल्यूमिनियम की भी 3 होती है,
तभी तो एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 बनाता है ना। तो इसका मतलब एक चीज कॉमन क्या हो गई, कॉमन एक चीज ये हो गई कि जितने भी एलिमेंट्स हैं बोरॉन के ग्रुप में उन सभी के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए सबकी वैलेंसी कितनी है, 3 के बराबर। ठीक है, क्लियर, पहले का आंसर हो गया। अब बी का देखते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। अब ये पूछा है कि फ्लोरीन जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में आने वाले और जो एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या कॉमन है। तो फ्लोरीन को अगर मैं देखूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, मतलब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखा जाए, K में 2, L में कितना, 7, है ना। तो फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, लेकिन इसके लिए एक भरने के लिए, मतलब L में मैक्सिमम कितने होते हैं, 8। तो इसको भरने के लिए, फिल करने के लिए L को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो इसीलिए फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी, 1। फ्लोरीन के बाद नीचे आता है क्लोरीन, है ना। क्लोरीन का मैं बता, यहां देखो, क्लोरीन 17, तो 2, 8, 7। तो यहां भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, और इसको ऑक्टेट फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1, तो फ्लोरीन की भी 1, क्लोरीन की 1। इसका मतलब कि इस ग्रुप में आने वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी एलिमेंट्स में कॉमन ये है कि सभी की वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, सभी की वैलेंसी क्या है, 1 है, कॉमन है। ये चीज कॉमन है कि सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और ऑक्टेट को फिल करने के लिए इन सभी को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपना ऑक्टेट फिल कर लेते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिया, गेन किया, इसीलिए इन सभी की वैलेंसी भी क्या है, 1। तो ये चीज कॉमन है। तो ये रहा इन 4A 4B क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, इन सभी की एक जैसी प्रॉपर्टी, और एक जैसी प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी, इन सभी की वैलेंसी 1 थी और इन सभी की वैलेंसी 3 थी। यही चीज इनमें सिमिलरिटी है, सेम ग्रुप में है और इनमें सिमिलरिटी आपको पता चल गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा आपको रीड करना होगा, पढ़ना होगा। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। एक एटम है, ठीक है, किसी एलिमेंट का एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है 2, 8, 7। तो पहले यहीं से जज कर लो, 2, 8, 7 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 10, 7, 17 है ना, 17 पता चल गया। 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। तो 17 इलेक्ट्रॉन तो 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर भी 17। और 17 किसका होता है, 17 किसका होता है, 17 किसका होता है, भूल गए क्या, अरे भूलो नहीं, 17 होता है क्लोरीन का। देखो पीरियोडिक टेबल, 17 किसका होता है, क्लोरीन का। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो ये सब याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर से तुरंत एलिमेंट पता होना चाहिए आपको, गेस करते रहना, मतलब गेस करना आना चाहिए कि हाँ कौन सा है। अब ये पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर तो हमने निकाल लिया, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन के। तो हम अगर टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया है, तो K में 2, L में 8, M में 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इसको सम कर दें, सम आ गया कितना, 17। तो इसका मतलब इस एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 17 प्रोटॉन भी होंगे, और जितने प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। तो आ गया हमारा एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर आ गया 17, है ना। फिर नेक्स्ट क्या पूछा था, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर। तो केमिकली किसके सिमिलर होगा, अरे क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये नाइट्रोजन के सिमिलर होगा, फास्फोरस के सिमिलर होगा, आर्गन के सिमिलर होगा कि फ्लोरीन के सिमिलर होगा, फ्लोरीन के सिमिलर होगा। अभी हमने पढ़ा था फ्लोरीन क्लोरीन में सिमिलरिटी है, दोनों हेलोजेंस हैं, दोनों ग्रुप 17 में पाए जाते हैं, दोनों की वैलेंसी 1 होती है, तो किसके सिमिलर होगा, फ्लोरीन के। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, यहां भी देखो
कितनी वैलेंसी, ऑक्टेट पूरा करने के लिए फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। 7 है, एक मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसके पास भी आउटर मोस्ट में 7 है, एक मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो फ्लोरीन के सिमिलर है ये एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब जो कि क्लोरीन है। क्लियर? तो 5th का भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे चलें, चलो अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी आर गिवन इन द पीरियोडिक टेबल एज शोन बिलो। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है टेबल, इस आधार पर, इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे हैं। स्टेट वेदर ए इज ए मेटल और नॉन मेटल। आपको ये बताना है कि ए मेटल है कि नॉन मेटल। तो पहले ये देखो ए किस ग्रुप में है, 17, और ग्रुप 1 से 18, तो मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, और लेफ्ट से राइट जाओगे तो राइट साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और अभी हमने पढ़ा है 17 ग्रुप में क्या होते हैं, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी क्या हैं, नॉन मेटल है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ए जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, आगे आंसर। चलो इसके पहले वाले क्वेश्चन फिर आते हैं। तो ए हमने सॉल्व कर लिया, बी पे आते हैं। स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। तो आप ही बताओ, ये सी किसी ग्रुप में, उसी ग्रुप में जिसमें ए है कि नहीं। तो ये जो ग्रुप 17 है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन की जगह सी लिख दिया है। मतलब जो सी है वो एक्चुअली में कौन सा एलिमेंट है, वो है आयोडीन। ठीक है, अगर आप, और ये सभी एक साथ क्या कहे जाते हैं, हेलोजेंस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, हेलोजेंस। तो हेलोजेंस की अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे ना, तो क्या पाओगे, ये पाओगे कि रिएक्टिविटी घटती है। हेलोजेंस में ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो आप ये बताओ कि नीचे कौन है, सी है ना। अब ए के कंपैरिजन में सी नीचे है, हेलोजेंस में नीचे है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ए से क्या होगी, कम। तो सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। देखो, सी इज लेस रिएक्टिव देन ए, एज इन हेलोजेंस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, है ना। तो इसका मतलब ए ज्यादा रिएक्टिव है सी के कंपैरिजन में, सी कम रिएक्टिव है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चला जाए। तो हमने क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व कर लिया, 6 का बी भी सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर सी, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। सी बी के कंपैरिजन में लार्जर है कि स्मॉलर है। तो ये जो बी है ये ग्रुप 16 में है और सी ग्रुप 17 में है। तो अगर हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो मतलब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, है ना। और लेफ्ट से राइट जाने पर जो साइज होता है, एटम का साइज होता है, वो क्या होता है, घटता है। तो इसका मतलब बी जितना बड़ा है उससे छोटा क्या होगा, सी होगा। तो सी लार्जर है कि स्मॉलर है, स्मॉलर है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये देखो हमारा आंसर आ गया, सी विल बी स्मॉलर इन साइज देन बी। बी बड़ा होगा, सी छोटा होगा। ठीक है, चलो तो हमने सी भी सॉल्व कर लिया। अब हमको ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का डी का क्या पूछ रहा है। विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। ये जो एलिमेंट ए है ये किस टाइप का आयन फॉर्म करेगा। तो क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल कैसे पता, अरे ग्रुप 17 ना, राइट साइड एकदम, क्योंकि टोटल 18 ग्रुप हैं। तो 18 के ठीक एक पहले 17 ग्रुप यहाँ भी नॉन मेटल्स होंगे। और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बताओ लूज करने की कि गेन करने की, गेन करने की। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इन पे हमेशा माइनस चार्ज आता है। कभी भी देखो, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1, फ्लोरीन -1, नाइट्रोजन -3, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये कौन से माइनस आयन, निगेटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और निगेटिवली चार्ज आयंस को ही हम एनायन कहते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब Na+, K+, कैल्शियम +2, ये सभी कैटायंस हैं क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। और ऐसे आयंस
जिन पे निगेटिव चार्ज हो वो एनायन होता है। तो ए ग्रुप 17 में है, नॉन मेटल है, तो ये जो आयन बनाएगा वो निगेटिवली चार्ज यानी कि एनायन बनाएगा। जो आयन बनाएगा ए वो निगेटिवली चार्ज होगा यानी कि एनायन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, ए विल फॉर्म एनायन। क्यों? क्योंकि इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये दोनों एलिमेंट्स ग्रुप 15 में पाए जाते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और वाई, ऐसा क्यों होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को शेल में रखना। तो अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका मतलब 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखें? के में 2 रखेंगे, बचा कितने? 5, तो एल में 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नाइट्रोजन का क्या हो गया? 2 और 5। और फॉस्फोरस का 15 है तो 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन को फॉस्फोरस में कैसे रखेंगे? तो फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए के में 2, एल में 8, तो 8 2 10 और एम में 10 और 5 15 हो गए, तो 2 8 5। ये रहा आंसर, 2 5 2 8 5। 2 5 किसका? नाइट्रोजन का, और 2 8 5 फॉस्फोरस का। अब ये पूछा है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ये नीचे जाने पर क्या होती है? डाउन द ग्रुप ये घटती है। तो जरा यहाँ देखो, ये है नाइट्रोजन, ये है फॉस्फोरस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर घटती है। तो अगर मैं नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे गया तो मैं कहाँ गया? नीचे गया। और नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने के वजह से जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और जो शेल में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की दूरी बढ़ रही है ना। दूरी बढ़ने से जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और यही अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होने के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है नीचे जाने पर। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला। तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किसके कंपैरिजन में? फॉस्फोरस के। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस का साइज ज़्यादा है, बड़ा है फॉस्फोरस साइज में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उसमें उतनी नहीं है जितना नाइट्रोजन में है। तो ये रहा इसका आंसर कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। क्लियर? अभी मैं आपसे जैसे ये पूछ लेता कि बताओ कि फ्लोरीन और आयोडीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन यहाँ, आयोडीन उसी ग्रुप में नीचे, तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो फ्लोरीन से कम क्लोरीन की, क्लोरीन से कम ब्रोमीन की, ब्रोमीन से कम आयोडीन की। तो इसका मतलब फ्लोरीन और आयोडीन में फ्लोरीन की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोडीन की कम होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, जिसका साइज बढ़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। क्लियर कट? पता चल गया? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमने सॉल्व कर लिया, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना? देखो रीजन के साथ समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर बता दिया जाए किसी एलिमेंट के एटम का, तो आप उसके पोजीशन के बारे में कैसे पता लगा लोगे? तो देखो बहुत आसानी से पता लगा लेंगे। कैसे? मैंने पढ़ाया भी था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से, जैसे मान लो मैंने कार्बन का लिखा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 और 4, तो इससे 2 बातें पता चल गई। पहला कि कार्बन के पास नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2। नंबर ऑफ शेल 2, एक के शेल एक एल शेल, तो 2 शेल है ना। और नंबर ऑफ शेल क्या बताता है? बताइए। नंबर ऑफ शेल बताता है पीरियड।
तो इससे ये पता चल गया कि कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का है, क्योंकि पीरियड का पता किससे चलता है, नंबर ऑफ शेल से। ठीक है, अब पोजीशन पता करने के लिए हमको दो चीज चाहिए, ग्रुप और पीरियड। पीरियड पता चल गया, अब हमको ग्रुप चाहिए। ग्रुप का पता कैसे करेंगे? ग्रुप का पता होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो जब 2 से ज्यादा होता है तो मैंने बताया है ट्रिक कि ग्रुप पता करने के लिए 10 जोड़ दो, तो 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस देखो, इलेक्ट्रॉन 2, ये भी है, ये भी है, ये 2 भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो। तो इसमें K तो अंदर है, K तो अंदर इनर शेल है ना, K के बाहर जो शेल है वो तो L है। तो ये हो गया वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4। तो ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। 4 में 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा 10, 10 4 14। तो कार्बन का आपको ग्रुप पता चल गया। तो इसका मतलब कार्बन 14 ग्रुप का सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो पोजीशन पता चल गई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से आपको नंबर ऑफ शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। नंबर ऑफ शेल से पीरियड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप, और ग्रुप पीरियड पता चल गया तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन पता चल गई। यही था इसका आंसर। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एलिमेंट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ शेल। और नंबर ऑफ शेल पता चल गया तो वही पीरियड होता है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो उससे ग्रुप निकाल लेते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है तो एलिमेंट फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में होगा। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 है तो फिर उसमें 10 जोड़ना होता है, ये ट्रिक है। 3 है तो 10 जोड़ दो तो ग्रुप क्या हो गया, 13। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 10 जोड़ दो तो ग्रुप के पता चल गया कितना, 14। इस तरीके से ठीक है, पोजीशन पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से, जी हाँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है इज सराउंडेड बाय 4 एलिमेंट्स। तो ये जो कैल्शियम है इसको ध्यान से देखो, ये 4 एलिमेंट से सराउंडेड है। एक है, देखो कैल्शियम के ऊपर कौन बैठा है, मैग्नीशियम। लेफ्ट साइड कौन है, पोटेशियम। नीचे कौन है, स्ट्रोंशियम। और इसके बगल में कौन है, स्कैंडियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। ठीक है, इसके ऊपर जो मैग्नीशियम बैठा है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है बता सकते हैं आप, पोटेशियम का बताइए। तो पोटेशियम का कितना है, स्कैंडियम का तो 21 है, पोटेशियम का 19 है, और स्ट्रोंशियम का है 38। ठीक है, तो मैग्नीशियम का 12, पोटेशियम का 19, स्कैंडियम का 21, स्ट्रोंशियम का 38। अब क्या पूछा है, विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम। मतलब इन 4 एलिमेंट मैग्नीशियम, पोटेशियम, स्कैंडियम, स्ट्रोंशियम में से किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैल्शियम से मैच करेगी। तो प्रॉपर्टी सेम किस में होती है, सेम ग्रुप में मैच करती है कि सेम पीरियड में। तो मैंने पढ़ाया है कि सेम ग्रुप में प्रॉपर्टी मैच करती है। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से, सोडियम की पोटेशियम से, पोटेशियम की रुबिडियम से। क्यों, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स सेम ग्रुप में हैं। बेरिलियम की मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की कैल्शियम से, कैल्शियम की स्ट्रोंशियम से। क्यों, क्योंकि ये सेम ग्रुप में है। उसी तरह फ्लोरीन की क्लोरीन से, क्लोरीन से ब्रोमीन से, ब्रोमीन की आयोडीन से प्रॉपर्टी मैच कर रही है। क्यों, सेम ग्रुप में है। तो सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करती है। तो आप जरा देखो कि इन चारों में से कैल्शियम वाले ग्रुप में कौन आ रहा है। तो कैल्शियम के ऊपर ये मैग्नीशियम आ रहा है और कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम आ रहा है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी क्योंकि ये दोनों अलग ग्रुप में हैं। और मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम क्योंकि कैल्शियम के ही ग्रुप में है, इसीलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच करेगी। तो आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम। ठीक है, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, स्ट्रोंशियम जिसका एटॉमिक नंबर 38 है, उसकी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल मैच करेगी किसके साथ, कैल्शियम के साथ। रीजन मैंने बता दिया। रीजन ये था कि एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में, सेम ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्लियर, समझ में आया। ये रहा आंसर।
चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या लिखा है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर करके बताना है। तो आप जरा सोचो, मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तो एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज किया था? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जबकि मोजले जी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था तो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। तो एक डिफरेंस ये समझ में आया कि इन्होंने, मेंडलीव जी ने एटॉमिक मास लिया था और इन्होंने बेसिस क्या लिया था? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक डिफरेंस ये। ठीक है, देखो समझ में आया। चलो, तो एक डिफरेंस ये हो गया कि एटॉमिक मास मेंडलीव ने लिया था और मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया था। दूसरा, आप क्या देख रहे हो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने? 18 ग्रुप हैं। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस कंपैरिजन हो गया। और तीसरा आप देख रहे हो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि आइसोटोप की कोई प्लेस जगह नहीं थी, क्योंकि उस समय आइसोटोप का पता ही नहीं था। तो आइसोटोप को जगह नहीं मिली थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, लेकिन आइसोटोप को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह मिली है। ठीक है, तो देयर वाज नो प्लेस फॉर आइसोटोप इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, लेकिन आइसोटोप्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्लेस मिला, स्थान मिला, पोजीशन मिला। तो ये 3 मेन कंपैरिजन है, कंट्रास्ट डिफरेंस है किसके बीच? मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर के टोटल जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज थे उसको हमने सॉल्व कर लिया, कंसेप्ट के साथ पढ़ा और उसका सॉल्यूशन हमको पता चल गया, है ना। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ चैप्टर पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए। हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।